ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा से फिर स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का ये कोर्स। तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है इट डील्स विद रेडिए इंटर फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है ये रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन को स्टडी करने का नाम है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वांटम, ये डेफिनेशन एक दी हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइड्स द theoretical framework which makes it possible to describe with reasonably good accuracy the behavior of radiation and matter at microscopic, यानी माइक्रोस्कोपिक का मतलब है atomic and subatomic levels. The creation of quantum mechanics is the most outstanding development of modern science. It is like a revolution that has changed the old concepts of reality in many aspects. तो ये एक न्यू सब्जेक्ट था जो सन 1900 में जिसका स्टार्ट हुआ। इसमें हम रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो मैटर है उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास दो तरह के रियल्म्स हैं, दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं। एक वो जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम रोज़ाना देखते हैं, जिसमें सूरज, चांद, सितारों, सैयारों से लेकर कहकशाओं से लेकर जब आप स्मॉल साइज़ की तरफ आते जाएं तो क्रिकेट बॉल और छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स, रेत के जर्रे, जब आप लोहे को काटते हैं तो उनके छोटा छोटा बुरादा जो गिरता है वो, यानी उस लेवल तक की चीज़ें जो हमें आंख से नज़र आती हैं, जिनको हम जिनकी पैमाइश कर सकते हैं और जिनको हम वज़न कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को हम कहते हैं कि ये मैक्रो मैक्रो MACRO मैक्रोस्कोपिक रियल या मैक्रोस्कोपिक दुनिया है। इंसान का चूंकि शुरू से जो वास्ता जिस दुनिया से पड़ा वो चीज़ें थी जो उसको नज़र आती थी, तो इसको हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का नाम देते हैं। और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने से मुराद ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को हमने स्टडी करना है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनको मिलाकर नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कितनी फोर्सेस के साथ इनको ब्रेक किया जा सकता है, कितनी कुव्वत के साथ ये एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ों की स्टडी साइंस में जो की जाती है, इस रियल्म को हम कहते हैं, इस दुनिया को हम कहते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक दुनिया है और इसकी स्टडी है। मैक्रोस्कोपिक दुनिया की स्टडी के लिए जो कवानीन जो नेचर के साइंसदानों ने अंडरस्टैंड किए, वो चाहे सैयारों की गर्दिश के लॉज हों या ज़मीन के ऊपर चलने वाली चीज़ों की हरकत से मुतल्लिका कवानीन हों, ये सब लॉज अपनी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में सन 1900 तक दुनिया में यानी साइंसदान सन 1900 तक इनको अंडरस्टैंड कर चुके थे। इनको डेवलप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस साइंसदान का हिस्ट्री में रोल तस्लीम किया जाता है और हम सब जानते भी हैं, वो न्यूटन है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और उसका ग्रेविटेशन का कानून, ये नेचर के बुनियादी कवानीन में है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं जिनकी वजह से ये कायनात की चीज़ें चल रही हैं और एक दूसरे हम इनको स्टडी करके इन लॉज की मदद से इनको अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। जैसे आप समझ लेंगे रॉकेट की जो मोशन है वो न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है। ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें मूव कर रही हैं सब में सबसे ज़्यादा सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हो रहा है। लेकिन न्यूटन का काम सिर्फ इतना ही नहीं था, उसने कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम किया। और आप चूंकि मैथमेटिशियंस हैं, आप इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं
कि इंटीग्रेशन के बगैर मैथमेटिक्स का शायद ही कोई प्रॉब्लम हो जो आप अच्छे तौर पर हल कर सकते हो। और ये इंटीग्रेशन की कैलकुलस की जो बुनियाद है, ये न्यूटन ने बड़ी डिटेल के साथ अपनी किताब प्रिंसिपिया में इसका जिक्र किया था, और ये तमाम मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद है। तो इसी चीज़ को ये देखें आपने, ये जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, एज द ग्रेट मैथमेटिशियन हेनरी पॉइंटियर्स हैज सेड, it is hardly necessary to point out how much quantum theory deviates from everything that one has imagined until now. It is without doubt the greatest and deepest revolution to which natural philosophy has been subjected since Newton. ये जो नेचुरल फिलॉसफी की टर्म यूज हुई है, ये फिजिक्स के सब्जेक्ट को उस दौर में जो 1900 के शुरू का दौर था, उसमें इसको नेचुरल फिलॉसफी के नाम से पुकारा जाता था। इस सब्जेक्ट का नाम नेचुरल फिलॉसफी था क्योंकि इसमें कुदरत के कवानीन की स्टडी की जाती थी, नेचर के कवानीन की। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। और इसमें मैथमेटिशियंस ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि क्वांटम थ्योरी जो है वो प्रीवियसली जो नॉलेज इस्टेब्लिश हो चुका था उससे डेविएट करती है, और इससे प्रीवियस जो डीपेस्ट नॉलेज था वो न्यूटन ने जो प्रेजेंट किया था उसको समझा जाता था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने उस नॉलेज की बुनियादों को भी तब्दील करके रख दिया। यानी ये टोटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग था। ये मैटर और एनर्जी को अंडरस्टैंड करने का एक बिल्कुल नया अंदाज था। ये इससे पहले इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको आपके लिए, बीइंग साइंटिस्ट्स या मैथमेटिशियंस, आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि साइंस के लोग कैसे नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे स्टेप वाइज डेवलपमेंट करते हुए ऐसे फिनोमिना जो आम इंसान के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बिल्कुल मामूली सा वाक़या होता है, साइंसदान के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई होती है, और बाज़ औक़ात वो उसको अंडरस्टैंड करके ऐसी नई चीज़ें ईजाद कर देता है जो इंसानी दुनिया में दूर दूर रस जिसके असरात होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था, लेकिन यहाँ मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, physicists had started believing that almost all the fundamental laws of nature have been discovered, and as such the main task of physics is over. ये बहुत ही बड़ी बात थी जो 19 आखिरी हिस्सा जो 19वीं सदी का था, यानी सन 1890 से सन 1900 के पीरियड का जो हिस्सा, जो दौर है, अगर आप उस पर गौर करें तो साइंसदान ये समझने लग गए थे कि नेचर के तमाम कवानीन, अब ये नेचर के कवानीन वो स्टडी करते थे अपनी मैक्रोस्कोपिक दुनिया को देखकर। ज़मीन, सितारे, सैयारे, क्रिकेट बॉल्स, गोल्फ बॉल्स, फुटबॉल, और मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेनें, स्टीम इंजन, पानी का भाप बनना, ये सारे प्रोसेसेस, बिजली, बैटरीज, ये सारी चीज़ें वो अपने लॉज की मदद से, लॉज की अंडरस्टैंडिंग की बेस पर बना चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मेन टास्क जो फिजिक्स का है, जो कि दुनिया में कवानीन जो है नेचर के, उनकी दरियाफ्त है, ये तो ख़त्म हो गया। अब हर चीज़ हम मालूम कर चुके हैं। सो दैट वाज ए वेरी ग्रेट थिंग। यानी उनके लिहाज से अगर देखा जाए बहुत बड़ा दावा था। वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स वर यूनिफाइड इन ए जनरल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसको अब क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, नाउ कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, एंड इट वाज फेल्ट that all known or to be discovered physical phenomena can be explained in this framework. ये बहुत अहम पैराग्राफ है जिस पे मैंने इस वक्त कर्सर आपको रखा कि तकरीबन 125 साल पहले के इंसान ये समझते थे कि दुनिया में कुछ डिस्कवर करने के लिए बचा ही नहीं है, वो हर चीज़ डिस्कवर कर चुके हैं, और अगर कोई फिनोमिनन एक्सप्लेन करने वाला रहता है तो वो भी क्लासिकल फिजिक्स इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है कि उसकी मदद से किसी भी फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये इस मुकाम तक वो पहुंचे क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट जब
रिसर्च करके उन्होंने दो चीज़ें जिनसे मिलकर कायनात बनी है, एक है मैटर और एक है रेडिएशन। तो जब उन्होंने देखा कि वो मैटर को भी मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो कैसे, कि हम कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स की तमाम तरह की मोशंस को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं कि पार्टिकल्स मिलकर मैस बनाते हैं, उसके ऊपर फोर्सेस कैसे लगती हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इनको कैसे आप मोड़ सकते हैं, कितने क्वांटिटी लेंगे तो इस टाइप की चीज़ बन जाएगी, उसके ये चीज़ें, यानी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटन ने डेवलप की, और उसके बाद उसमें तीन जो मुख्तलिफ साइंसदान जिनमें हैमिल्टन और लेग्रांज ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो उन्होंने मटेरियल पार्टिकल्स की मोशन को बहुत कामयाबी के साथ एक्सप्लेन कर दिया। यानी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनकी मोशन की डिटेल्ड स्टडी जितनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स और हैमिल्टन की मदद, मैकेनिक्स और लेग्रांजेस इक्वेशंस की मदद से आप इसकी हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई कि इसको साइंसदानों ने ज़ाहिर है यही समझना था कि अब फर्दर कुछ बचा ही नहीं। एक तो ये कायनात मैटर से मिलके बनी, और दूसरा हिस्सा जो कायनात का है वो तवानाई है जो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो रेडिएशन की थ्योरीज भी साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही थी, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रेजेंट की, और उसने 1855 में उस वक़्त तक की तमाम दरियाफ्त शुदा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स यानी रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स की जितनी भी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, उसने उन सब को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रेमवर्क की शक्ल दे दी, और उसने अपनी बड़ी मशहूर 4 इक्वेशंस पेश की जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। और ये मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तमाम थ्योरी को एक्सप्लेन करती थी, उस वक्त तक की जो थ्योरी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका एक हिस्सा हमारी विजिबल लाइट है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी दूसरी वेव्स भी शामिल हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा भी। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि कायनात क्योंकि दो तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर की स्टडीज न्यूटन, हैमिल्टन और लेग्रांज ने इतनी डिटेल के साथ कर दी थी कि तमाम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की हर टाइप की मोशन को स्टडी करना मुमकिन था। और दूसरी जो एनर्जी है जो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी, उनकी थ्योरी भी इतनी डेवलप हो गई कि मैक्सवेल ने उस तमाम थ्योरी को कंबाइन करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की शक्ल दी, और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नाम दिया जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस पर मुश्तमिल है। ये 4 इक्वेशंस थी जिसमें आपने पढ़े हुए हैं, गॉसेस लॉ, फेराडेज लॉ वगैरह, ये 4 एम्पियर्स लॉ और बायोट सेवर्ट लॉ, जब इन चारों को मिलाते हैं तो वो एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस थ्योरी की, अब ये जब थ्योरीज बन गई तो इनकी वैलिडिटी कैसे चेक की गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हर्ट्ज ने, जिसके नाम पर ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी रखा गया है हर्ट्ज, उसने 1887 में 1887 में हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म डिवाइस कर दिया। यानी हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुनियाद पर वेव्स जनरेट की, और ये वही वेव्स हैं जो आज हम अपनी मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं वेव्स की वजह से मेरी आवाज़ आपके घरों में, जहाँ जहाँ आप अपने घर में बैठे हैं वहाँ तक पहुँच रही है। मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन ओपन है वो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना वैसे आपको? जी सर आ रही है। हाँ, तो ये ये सर आ रही। ठीक। तो ये हर्ट्ज ने 1887 में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस को यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ये हम कम्युनिकेशन में वेव्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें माइक्रोवेव्स भी शामिल हैं, रेडियो वेव्स भी शामिल हैं, उसने फर्स्ट टाइम रेडियो वेव्स जनरेट करके दिखाई।
और फिर उस दौर में रेडियो ईजाद हुआ और पूरी दुनिया में नशरियात फैलने लग गई। यानी ये इतना डेवलप हो चुका था उस वक्त। और वेव्स के बारे में ख़ास बात ये है कि जितनी भी वेव्स हैं ये ऑल वेव्स दे शो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, जो कि बहुत तफसील के साथ साइंसदान अंडरस्टैंड कर चुके थे। यानी इन सारी बातों का खुलासा ये है कि सन 1900 तक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरीज इतनी इस्टेब्लिश थी कि साइंसदानों ने उस वक्त के लिहाज से सही बात कही कि हम हर चीज डिस्कवर कर चुके हैं, अब तो कोई लॉ डिस्कवर होने वाला रह ही नहीं गया। लेकिन हमें ये मालूम है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसको बनाने वाला लामहदूद है। तो ये मुमकिन नहीं है कि लामहदूद की दुनिया को महदूद इंसान मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लें। और यहाँ से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल रोज़मर्रा का छोटा सा फिनोमिनन एक बिल्कुल नई दुनिया की अंडरस्टैंडिंग का बायस बन गया। अब वो क्या था? वो ऐसे हुआ कि जब साइंसदानों ने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर उनकी तवज्जो इस तरफ हुई कि अब अगर हम इस मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े ऑब्जेक्ट को अगर हम ब्रेक करके छोटा करते जाएं, करते चले जाएं और उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो क्या वही रिजल्ट सामने आते हैं जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के हैं, या कुछ नई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? तो 19 सेंचुरी के अख्ताम पर यानी 1890 से सन 1900 के पीरियड के दौरान, जब 20वीं सदी का आगाज हो रहा था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, साइंसदानों ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे काम करने का आगाज किया। अब उन्होंने ये स्टडी करना शुरू किया कि जैसे जैसे वक्त डेवलप हो रहा था ना, ऑप्टिक्स डेवलप हो रही थी। ऑप्टिक्स से मुराद है लेंस और माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स, इन चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही थी। तो ये ऑप्टिक्स के कंपोनेंट्स यानी माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट जब बढ़ती गई तो साइंसदानों को पता चला कि जो मैटर जिसको वो समझ रहे थे कि हम डिटेल से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो उसके नए स्ट्रक्चर सामने नजर आने लगे, उसमें नई से नई चीज़ें आ गई। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस की उन्होंने कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाकर भी इन चीज़ों को स्टडी किया जाए। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम वहां पर हुई। वो प्रॉब्लम हुई कैसे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि सन 1900 के ज़माने में वो साइंसदान जो रिसर्च कर रहे थे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिनको गर्म करें तो उनमें से रोशनी खारिज होती है, तो उस स्टडी के दौरान साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक ब्लैक बॉडी हो, यानी ब्लैक बॉडी क्या है वो हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें से रोशनी खारिज हो रही है, तो जब आप उसको गर्म करते हुए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो वो रोशनी जो हमें नजर आ रही है उसका कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है। यानी एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं, आप घरों में बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करने के दौरान जब आप कोयले को दहकाते हैं तो उसका कलर और है, जब वो उसमें से आग भड़कती है और उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उस कोयले के ऊपर अगर आप नजर रखें तो उसका रंग तब्दील होने लग जाता है। वो रेड के बाद ऑरेंज से होता हुआ अल्टीमेटली डिफरेंट कलर से होता हुआ वाइट की तरफ को चला जाता है। तो ये जो इंतहाई ज्यादा हाई टेम्परेचर होता जाए और कलर चेंज होते जाए, तो साइंसदानों ने इस फिनोमिनन को, यानी कोयले, आप सादा लफ्जों में इसको ये कह लें कि कोयला गर्म करने पर
मुख्तलिफ रंग जो खारिज करता है मुख्तलिफ शिद्दत के साथ। इस फिनोमिनन को साइंसदानों ने तफसील के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उनको ये मालूम हुआ कि जितना भी नॉलेज आज तक उन्होंने हासिल किया था, जिसको वो ये समझ रहे थे कि नेचर के तमाम कवानीन दरियाफ्त किए जा चुके हैं और फर्दर किसी और कानून के दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और कानून शायद बचा ही नहीं। तो उन्हें यहाँ पर एक तरह की कुदरत के आगे एक मुंह की खाना, जिसको कहते हैं मुंह की खानी पड़ी, कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि क्यों कोयला ज्यादा हीट अप होने पर डिफरेंट कलर डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ खारिज कर रहा है। तो साइंसदानों ने, उस वक्त के जो साइंसदान थे, उन्होंने अपनी तरफ से तमाम थर्मोडायनामिक्स के कवानीन, तमाम वेव्स एंड ऑसिलेशंस के फार्मूले, तमाम मैथमेटिकल रिलेशंस, एनर्जी ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म उस वक्त पता था उसको अप्लाई कर दिया। हर तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश की और क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के तमाम एक्सटेंडेड किस्म के फार्मूले लगाकर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की और उसकी थ्योरी बनाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वहां पर ये बात सामने आई कि जिस कायनात को, जिसको साइंसदान समझ रहे थे कि हम सब कुछ जान चुके हैं, तो पता चला कि वो जो सब कुछ था वो महज एक छोटी सी चीज, यानी कोयले के रंग बदलने को भी प्रूव करने के काबिल नहीं है। इसके बाद मजीद कुछ फिनोमिना सामने आने शुरू हो गए। जब साइंटिस्ट ने जब इक्विपमेंट डेवलप होता है ना, जब जो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम रिसर्च कर रहे हैं, जब वो डेवलप होते हैं नए से नए, जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन। किसी ज़माने में मोबाइल फ़ोन के थ्रू सिर्फ कॉल होती थी, फिर मोबाइल फ़ोन में कॉल और एसएमएस की ऑप्शन आई, लेकिन मेमोरी नहीं थी। फिर मेमोरी आ गई। इस वक्त आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरा कंप्यूटर है, बल्कि कंप्यूटर से ज़्यादा, आम तौर पर पुराने कंप्यूटरों से ज़्यादा फास्ट, और 128 GB की मेमोरी और 8 GB की रैम, और ये वो चीज़ें आपके पास आ गई हैं जो पहले नहीं थी। यानी ये है इक्विपमेंट की डेवलपमेंट। तो साइंसदानों के पास भी जब इक्विपमेंट डेवलप होता गया, जब उन्होंने नए से नए इक्विपमेंट बनाए, माइक्रोस्कोप स्ट्रॉन्ग लेवल की आ गई, और उन्होंने मैटर को ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि कुछ और कवानीन, कुछ और मज़ाहिर, सॉरी कवानीन नहीं, कुछ और मज़ाहिर यानी कुछ और फिनोमिना भी ऐसे हैं नेचर के, जो अभी तक, जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो क्या थे? वो थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी अगर मेटल के ऊपर लाइट पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कभी किसी रोशनी से निकल आते हैं, किसी से नहीं निकलते, कभी ज्यादा होते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा तेजी से निकलते हैं, किसी से निकलने के बाद स्लो चलते हैं। ये सारी चीजें जब मेजरमेंट्स की गई और उन्हें पता चला कि ये भी जो क्लासिकल फिजिक्स के तमाम कवानीन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर एक्सरेज डिस्कवर हो गई, फिर एक्सरेज की थ्योरी आ गई, वो भी साइंसदान अंडरस्टैंड करने के काबिल ना हो सके। तो यानी ये बहुत सारे मामला, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे आ गए जिनको साइंसदान उस वक्त के क्लासिकल फिजिक्स की तमाम तरह की रिसर्च के बावजूद इनको प्रूव नहीं कर सके। तो यहाँ पर फिर साइंसदानों को पता चला कि ये जो दुनिया, जिस दुनिया को वो जानते हैं वो बहुत महदूद है, और अभी एक बहुत बड़ी दुनिया उनके आगे पड़ी है जिसको वो नहीं जानते। तो फिजिक्स का काम, फिजिसिस्ट का काम चूंकि लॉज को डिस्कवर करना है, तो फिजिसिस्ट के लिए एक नया रियल, एक नई दुनिया, एक नया सिनारियो ओपन हो गया कि एटॉमिक दुनिया के अंदर क्लासिकल फिजिक्स के कवानीन काम ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि एटमों की दुनिया को स्टडी करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है, किसी और मैथमेटिकल फार्मूलिज्म की जरूरत है, किसी और मैथमेटिकल फार्मूलिज्म की जरूरत है, किसी और तरह के फिनोमिना की जरूरत है, कुछ न्यू लॉज को डिस्कवर करने की जरूरत है। तो ये, और जो हम नेचर को जैसे जानते हैं, इसका मतलब है कि हम लिमिटेड नॉलेज रखते हैं, इस नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 1900 में, ये इसके बाद ये यहाँ से, अब ये थी बैकग्राउंड सारी, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था,
वो साइंसदान वजाहत उसकी करने में नाकाम रहे, तो अब ये फिर मुमकिन नहीं रहा था। लिहाजा इस दौर में नए सब्जेक्ट ने जन्म लिया। अब इसमें जिस जिस साइंसदान ने काम किया, वो मैं उनके नाम यहाँ पर चूंकि इन्होंने दिए हैं तो मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद फिर अब इनका काम भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये द ओरिजिनेटर ऑफ क्वांटम आइडिया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का जो आइडिया था वो ओरिजिनेट किससे हुआ? वो मैक्स प्लांक ने किया। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन 1900 to explain the spectral distribution of radiant energy emitted by a heated black body। ये जो जुमला है इसकी मजीद वजाहत हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ये क्या था। सिर्फ यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि वो साइंसदान जिसने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट डेवलप किया वो मैक्स प्लांक था। उसने सन 1900 में क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। फिर 1923 में कॉम्पटन ने एक्सरेज की वेवलेंथ को की चेंज को ऑब्जर्व किया जबकि वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराती हैं। और ये आइंस्टाइन और कॉम्पटन का जो वर्क था, इन्होंने कलेक्टिवली ये शो किया कि रेडिएशन जो है उसमें पार्टिकल की तरह का करैक्टर भी है। वेव्स तो वो है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन बाज़ औक़ात उनमें पार्टिकल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है। तो ये जो टर्म है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन, यानी वेव भी तरह भी बिहेव करती है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइंस्टाइन और कॉम्पटन के कामों के नतीजे में मिला। इसके बाद ये देखें 1900 से काम क्वांटम का पहला काम स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ना है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट कितने सालों में हुई और किस किस साइंसदान ने इसमें काम किया, यानी ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इन इस हर फिनोमिनन की डिटेल हमने इसमें पढ़नी है। 1913 में नील बोहर ने फर्स्ट टाइम उसने सक्सेसफुल थ्योरी दी और उसने एटम की, हाइड्रोजन एटम की, और उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। उसके बाद 1923 में डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर की भी ड्यूअल नेचर है। आइंस्टाइन और कॉम्पटन ने यह शो किया था कि लाइट जो वेव होती है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर जो कि पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो इसका मतलब हुआ कि कायनात की तख्लीक के बारे में जो बुनियादी नज़रिया साइंसदानों का था वो टोटली शैटर होकर रह गया। यानी वो जो इमारत थी जिसकी बेस पर कायनात की स्टडी की गई थी, उस नॉलेज की इमारत की दरारें, उसमें बुनियादों में सर दरारें। एक दफा नहीं आ रही जी नजर आ रही, जी स्क्रीन सर शो नहीं हो रही। ओके, तो वो मैं ये बात कर रहा था कि साइंटिस्ट ने जिस बेस पर इस नेचर की स्टडी की थी उसकी जो बुनियादें थी वो शैटर होकर रह गई, क्योंकि पहले यही नज़रिया था कि मैटर जस्ट मैटर है, रेडिएशन जस्ट रेडिएशन है। मैटर को स्टडी करने के लिए इक्वेशंस मैटर की बनाई गई थी, रेडिएशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशंस रेडिएशन की बनाई गई थी। वो मैक्सवेल इक्वेशन सिर्फ रेडिएशन और वेव्स को डील करती थी, न्यूटन लॉ सिर्फ मैटर और पार्टिकल्स को डील करते थे। जब ये एटम को स्टडी करना इंसान ने शुरू किया तो पता चला कि इस स्केल पर जाकर रेडिएशन भी दोनों तरह बिहेव करती है और मैटर भी दोनों तरह बिहेव करता है। तो ये यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि इसका मतलब है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रीवियसली डेवलप्ड थी उनमें से कोई भी एटम के ऊपर वैलिड ही नहीं हो सकती, क्योंकि एटम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। डी ब्रॉगली ने जैसे कहा, इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये जानें कि जब ये ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आया तो प्रीवियस मैथमेटिकल इक्वेशंस इनसफिशिएंट हो गई, उनको उनकी बेस पर हम इस सब्जेक्ट को स्टडी कर ही नहीं सकते, एटम को स्टडी कर ही नहीं सकते। उससे हम कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकते कि ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ मौजूद होंगे, मूव कैसे करेंगे, इनका मोमेंटम क्या होगा।
इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, इनकी एनर्जीज क्या होंगी, न्यूटन लॉज की मदद से हम एटम की कोई भी स्टडी ऐसी नहीं कर सकते। तो ये फर्दर फिर रिसर्च हुई तो डेविसन और जर्मर और जीपी थॉमसन ने 1927 में ये शो किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें वेवलेंथ पाई जाती हैं, यानी ड्यूअल नेचर है, यानी मैटर तो वो है लेकिन साथ वेव भी है। इसके बाद जब नया मैथमेटिक्स बनाना पड़ा तो श्रोडिंगर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने 1926 में ऐसे इक्वेशंस दी जो मैटर और वेव दोनों के लिए यूज होती हैं, यानी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इक्वेशंस चाहिए वो श्रोडिंगर ने दी। तो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिक्स में वही बुनियादी रोल है, श्रोडिंगर का या श्रोडिंगर की बनाई हुई इक्वेशंस का क्वांटम मैकेनिक्स में वही बुनियादी रोल है जो न्यूटन की दी हुई इक्वेशंस का क्लासिकल मैकेनिक्स में रोल है। तो ये श्रोडिंगर ने 1926 में ये इक्वेशंस दी थी, और इस तरह हाइजेनबर्ग और बॉर्न और जॉर्डन ने 1925 में वेव मैट्रिक्स मैकेनिक्स के नाम से कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन किए। और बाद में ये पता चला कि मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इक्वेशंस को स्टडी करें या श्रोडिंगर इक्वेशन, असल में रिजल्ट सेम ही रहते हैं, यानी दोनों तरीकों से क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस कोर्स के दौरान हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक बहुत ज्यादा अहम प्रिंसिपल दिया जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। इस प्रिंसिपल में उसने ये क्या था ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बोहर ने 1923 में कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल दिया। यानी इन सारी चीजों का मतलब मकसद ये बनता है, खुलासा आप ये देख लें कि सन 1900 से लेकर सन 1930 के पीरियड में 30 इयर्स के अरसे में जो इंसान ने हजारों साल में नॉलेज सीखा था वो साबित हुआ कि एटमों के ऊपर बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और इस 30 साल के अरसे में उस वक़्त के इंतहाई ज़हीन लोगों ने, साइंसदानों ने बड़ी मेहनत और जांपशानी के बाद एक नया सब्जेक्ट डेवलप किया जिसका मकसद एटमों की स्टडी था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी। और ये स्टडी है जो बुनियाद बनी तमाम नई मेडिसिन की, बीमारियों के इलाज की। आपने हिस्ट्री में देखा है कि जब कभी ऐसी बीमारियां आई हैं, पेंडेमिक्स जिसको बोलते हैं, जैसे ये कोरोना पेंडेमिक है, तो हिस्ट्री में जो आई उनमें करोड़ों की तादाद में डेथ्स हुई। लेकिन जब ये क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट डेवलप होने के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करके, बीमारी के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करके जब उसके एंटी मॉलिक्यूल्स बनाए गए मेडिसिन की फॉर्म में, तो ये जितनी भी बीमारियां थी जो आप आजकल आप देखते हैं, हिफाजती कतरे पिलाने, ये सारी चीजें, यानी वो बीमारियां दुनिया से गायब हो गई। तो ये बताने का मकसद ये है कि कैसे एक फिनोमिनन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ने, और वो फिनोमिनन क्या था, कोयला गर्म होने पर क्यों रंग बदलता है, उस फिनोमिनन की अंडरस्टैंडिंग ने कैसे दुनिया में एक रेवोल्यूशन बर्पा की। और दुनिया जो है वो आज, अब आप अपने घरों में बैठकर एक दूसरे के साथ मुखातिब हुए हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, कोरोना के डेज में भी हमने क्लासें कंडक्ट की हैं, जो कि अगर आप सोचें कि क्वांटम मैकेनिक्स ना होती और ये डेवलपमेंट ना होती, और प्लेग के ज़माने में ताउन की वबा के साथ रिलेट करके देखें कि जब करोड़ों की तादाद में डेथ्स हुई थी, और उसके मुकाबले में आज कोरोना में पाकिस्तान के अंदर कम सहूलतों के बावजूद ये तरीका। तो ये जो नॉलेज है जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्म रखने वाले और ना रखने वाले बराबर नहीं है, तो ये नॉलेज की जो बुनियाद थी, न्यू नॉलेज की बुनियाद, ये सन 1900 में रखी गई। और मैक्स प्लांक ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंड किया तो उसकी बेस पर ये पता चला दुनिया को कि एटमों की दुनिया माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, जो मैक्रोस्कोपिक दुनिया यानी बड़ी दुनिया से इंटायरली डिफरेंट है। मैक्रोस्कोपिक के लिए जो कवानीन है वो माइक्रोस्कोपी वाली दुनिया में डायरेक्टली वो इक्वेशंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। उसके लिए हमें नई इक्वेशन और नई फार्मूलिज्म की ज़रूरत पड़ी जो श्रोडिंगर ने दी। और उसकी बुनियाद ये आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक और बॉर्न और ये जो साइंटिस्ट जिनके नाम लिखे हुए थे ऊपर, इन बोहर, इन सब के कामों के नतीजे में नया सब्जेक्ट डेवलप हुआ।
अब इसमें अब ये 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, तो यहाँ से मैं दोबारा लॉग इन